हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 10 के प्रश्न बैंक के उत्तरों को। पिछली वीडियो में हमने इसके जो है विकल्पों को देख लिया था और हम आपको इनके विकल्प के आंसर जो है आपको करवा चुके हैं। इसके बाद अब हम जो है इसके 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को आपको करवाने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इसके बाद हमारा जो है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। पहला प्रश्न हमारा है कि क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए। क्या लिखना है? क्षार धातुओं के लिखना है जो आपके पहले समूह की धातुएँ होती हैं, उनके क्या क्या लिखना है हमें? सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण भी लिखना है और रासायनिक गुण भी। 4 नंबर में आया तो कम से कम आप 2 भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण कम से कम इसमें लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है कि लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानताएं दर्शाता है। तीसरा है कि प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम और सीजियम का उपयोग क्यों करते हैं। चौथा है कि जब एक क्षार धातु को अमोनिया में घोला जाता है, द्रव अमोनिया में, तो विलयन विभिन्न रंग प्राप्त करता है। इस रंग परिवर्तन का क्या कारण है। इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है और क्लोरीन बुझे चूने से क्रिया करती है। और छठवें प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित की संरचना बताना है, BeCl2 की वाष्प रूप में और BeCl2 की ठोस रूप में। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तरों को हम जानने वाले हैं और इसके बाद हम जो अगले 6 प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में अगले पार्ट में जानेंगे। देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो गुण है भौतिक गुणों के यहाँ पे बताए गए हैं कि क्षार धातु अवर्सानी में एस ब्लॉक के वर्ग 1 का तत्व है। क्षार धातुओं के गुण उनके संयोजी कक्ष में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं कि उनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके अंतिम कोष में हर तत्वों के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आपको ये विन्यास से नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर। आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं और ये पूरी लाइन आपको लिख देना थ्योरी। इसके बाद दूसरा जो गुण है यहाँ पर परमाणविक और आणविक त्रिज्याएँ भी यहाँ बताई गई हैं कि अपने आवर्त में क्षार धातु सबसे बड़ी होती हैं और इन धातुओं के एकल धनायन यानी M+ अपने पैतृक परमाणु से छोटे होते हैं। पैतृक का मतलब है मूल परमाणु से, जो मूल परमाणु होता है उससे ये छोटे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तो बच्चों ये परमाणुकता और इनकी आवर्त वगैरह में स्थिति बताई हुई है। आपके जो भौतिक गुण स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से। ठीक है, वो भौतिक गुण कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहाँ से आपको हेडिंग दिख रही होगी, ये भौतिक गुण यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप भौतिक जो गुण है हेडिंग डाल के और सबसे पहले निम्नलिखित ये वाली लाइन लिख देंगे कि क्षार धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं और यहाँ से आपको 2-3 गुण जो है आपको लिख देना है। तो पहला जो भौतिक गुण यहाँ पर दिया हुआ है भौतिक अवस्था, तो क्षार धातु बहुत ही नरम होती हैं, हल्की होती हैं, चांदी के समान सफ़ेद होती हैं। सोडियम धातु आपने शायद देखी हो, ये जो है इतनी मुलायम धातु होती है कि इसको चाकू से भी बर्फी जैसे हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इस समूह के जो तत्व हैं वो धातुएं जो हैं वो नरम होती हैं, हल्की होती हैं और चांदी के समान सफ़ेद होती हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न पॉइंट दूसरी की कि घनत्व क्या होता है। तो इसका घनत्व बहुत कम होता है और लिथियम से सीजियम तक बढ़ता जाता है, हालांकि पोटेशियम सोडियम से हल्का होता है। और तीसरा पॉइंट है क्वथनांक और गलनांक भौतिक गुण में कि इनके क्वथनांक गलनांक के जो गुण हैं इन धातुओं के कम होते हैं। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्षार धातुओं का गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं क्योंकि इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध होता है। क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? दुर्बल धात्विक बंध होते हैं। और इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। तो ये थे इनके भौतिक गुण। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं इसके रासायनिक गुण की तरफ। तो रासायनिक गुण में भी आप कम से कम 2 या 3 कम से कम लिख दें। 4 नंबर में 2-2 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक, क्षार धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है वायु से क्रिया। अगर हम क्षार धातुओं की वायु से क्रिया करवाएं तो ये ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे कि लिथियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा जाता है, तो इसको हम यहाँ पर Li2O लिख देंगे। और आपको ये सूत्र बनाना आते होंगे। लिथियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे, नहीं यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो 1 गुणा करेंगे तो Li2O सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो है सूत्र बना लेना, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो क्षार धातु वायु से क्रिया करके अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि इनको हमें ऑक्साइड से बचाना और क्रिया करने से बचाना है। सोडियम ऑक्साइड और अन्य धातु सुपर ऑक्साइड भी बनाती हैं। इसके बाद आप दूसरी हेडिंग डालेंगे जल से क्रिया। तो जल से जब धातुओं की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखिए यह धातु जल से तीव्र क्रिया करती हैं और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे कि M नाम की कोई धातु हो और H2O से क्रिया करे तो MOH
और H2 यहाँ पर देगा। और इसी प्रकार से तो यहाँ पर आप चाहें से आप उदाहरण रूप में लें तो M की जगह पर आप Na ले सकते हैं, और Na की क्रिया जब H2 से करवाएंगे तो ये NaOH बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी साथ में। ठीक है। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है रासायनिक गुण का हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अगर क्षार धातुओं के हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो ये MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। आप कोई सी भी धातु को ले लें, Na को ले लें और H2 से इसकी क्रिया करवाएं तो ये NaH प्रकार का हाइड्राइड बनाएंगे। अब यहाँ पे H2 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देंगे, सोडियम के आगे भी 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया यहाँ से कर सकते हैं। और अगर इनके हेलोजनों से क्रिया करवाते हैं तो तीसरे रासायनिक गुण हेलोजन से क्रिया, तो लिख देंगे कि हेलोजनों से क्रिया करके यह MX प्रकार के हैलाइड बनाती हैं। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन का भी लिख सकते हैं, है हाइड्रोजन से क्रिया करके MH प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है। M आपकी धातु हो गई और H आपका हाइड्राइड, MH प्रकार का हाइड्राइड बनाते तो ये थे। और इसके अलावा बच्चों और भी हैं इसमें, लेकिन आपको बस इसमें से 3 या 4 जो रासायनिक गुण लिख देना है, इतनी काफ़ी हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। और प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है कि लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता है। देखिए, लिथियम पहले समूह का तत्व है और मैग्नीशियम दूसरे समूह का तत्व है, तो दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न समानता दर्शाते हैं ये हमें बताना है, क्योंकि दोनों में तो विभिन्नताएं होना चाहिए लेकिन इसमें कुछ समानता होती हैं। उसका क्या कारण है देखिए, लिथियम एवं मैग्नीशियम का परमाणु आकार समान है। ठीक है। पहले अब आकार समान है और आकार समान के कारण इनकी बहुत सारी चीज़ें जो समानताएं हो जाती हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे हैं, दुर्बल क्षार हैं। जैसे LiOH लिथियम का हाइड्रोक्साइड है और MgOH का वोल्टेज मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, दोनों ही दुर्बल क्षार हैं। एक तो इनमें ही समानता है। दूसरा है इसका कि दोनों नाइट्रोजन से संयोग करके नाइट्राइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्राइट। अगर लिथियम की क्रिया नाइट्रोजन से करवाएंगे तो नाइट्राइट बनाएंगे। अब इसको सूत्र कैसे बनाएंगे आप, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, लिथियम की 1 होती है, तो गुणा करेंगे तो Li3n इसका सूत्र बन जाएगा। बाकी आप बैलेंस इसकी कर सकते हैं। N2 के रूप में मिलता है नाइट्रोजन, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आगे यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज हो जाते हैं, तो 2 नाइट्रोजन के 6 चार्ज हो जाते हैं माइनस के। इसको आप बैलेंस करना आपको आता होगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की क्रिया करवाएं अगर नाइट्रोजन से, तो मैग्नीशियम के ऊपर आपको पता होगा 2 चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर 3 चार्ज होता है। गुणा करेंगे तो Mg3N2 बन जाएगा इसका सूत्र। तो इस प्रकार से आप ये सूत्र बना सकते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाते हैं। और इसके बाद तीसरा है कि गर्म करने पर लिथियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड हैं वो वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड में। इस प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा MgO में और इसके जल के अणु में। तो इस प्रकार से ये थे इसके लिथियम की समानताएं। इसके बाद और भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूटा MgO और H2 में, लिथियम कार्बोनेट टूटा Li2CO2 में, MgCO3 टूटा MgOCO2 में। इसके अलावा और भी विशेषता यहाँ पर, लिथियम मैग्नीशियम ठोस बाइकार्बोनेट नहीं बनाते, ना तो लिथियम बनाता और ना ही मैग्नीशियम क्या बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनाते। इसी प्रकार से लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनाते। दोनों के नाइट्रेट गर्म करने पर वियोजित हो जाते हैं। दोनों के जो नाइट्रेट अभी बनाए थे LiNO3, ये नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट, दोनों के जो नाइट्रेट हैं वो वियोजित हो जाते हैं गर्म करने पर। तो इनमें से आप 10 दिए हैं, इनमें से कोई भी जो सरल आपको लगे, इस प्रकार से और भी दिए हुए हैं, आप इनको देख लें और जो आपको सरल लगा उनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप अच्छे से लिखे आएँ। ठीक है। 4 नंबर में प्रश्न है, 5 आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा है कि प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम और सीजियम, पोटेशियम का संकेत K, सीजियम का संकेत CS ही क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पोटेशियम और सीजियम की जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन ऊर्जा है, वो कम होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है जब इन्हें धूप में रखा जाता है, जबकि लिथियम की आयनन एंथैल्पी देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करता, चाहे इनको धूप में रखें और ना रखें। ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की। प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा कि जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का क्या कारण है। तो क्षार धातु द्रव अमोनिया में गहरा नीला रंग देती है। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया विलयन में गहरा नीला रंग देती हैं और यहाँ पर इस प्रकार समीकरण दिया हुआ है। जब अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश गिरता है, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश गिरता है, तब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नीला रंग उत्पन्न करते हैं। क्षार धातु का तनु विलयन जब द्रव अमोनिया में डाला जाता है तो गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, परंतु विलयन को उपतनु करने पर नीला रंग कॉपर रंग में परिवर्तित हो जाता है और विलयन धात्विक चमक प्रदान करता है।
तो ये इसका उत्तर था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वें की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं 5वें में। एक पूछा है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है और दूसरा पूछा आपको क्लोरीन बुझे चूने से क्रिया करता है। तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर करना है, बाकी और भी प्रश्न में दिए हुए हैं तो आपको ये नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो चमकीली ज्वाला उत्पन्न होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो चमकीली ज्वाला उत्पन्न होती है और Mg और Mg3N2 का मिश्रण हमें प्राप्त होता है, मतलब दोनों चीज़ें ही मिल जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि वायु में आपकी ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, दोनों ही गैसें सक्रिय करेंगी तो दोनों का मिश्रण यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, यहाँ पर क्लोरीन बुझे चूने से क्रिया करती है इसकी, क्योंकि ये पॉइंट हमें प्रश्न में नहीं पूछा है। ये वाला पूछा कि क्लोरीन बुझे चूने से क्रिया करती है तो क्या होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या ना क्लोरीन की, ये आपका क्या है बुझे चूना और क्लोरीन ये है, तो इन दोनों की जब आपस में क्रिया करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण और 2H2 यानी जल के दो अणु यहाँ पर बन जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये आंसर में सिर्फ लिखना है कौन कौन से पॉइंट, पहला और दूसरे वाले पॉइंट और उनकी अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक बात करते हैं हम 6वीं की, और 6वीं में सिर्फ इतना पूछा है कि निम्नलिखित की संरचना बताइए, यानी संरचना बनाना है, एक वाष्प रूप में है और एक ठोस रूप में है। तो आप देख सकते हैं BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड की वाष्प संरचना होती है इस प्रकार से, जिसमें बेरिलियम परमाणु जो है एक दूसरे से क्लोरीन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लोरीन बीच में रहता है, सेतु की तरह काम करता है और जो आपके दूसरे जो क्लोरीन रहता है वो डॉटेड रूप में क्लोरीन जो है बेरिलियम से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेरिलियम जो है 2 बंध बनाता है और एक बंध जो है उसमें आपका डॉटेड लाइन में बिंदुकित रेखा से बनाता है। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे ठोस रूप में संरचना इसकी। तो ठोस रूप में आप देख रहे हैं कि इसमें संकलन बनाने की क्षमता है और एक तरह से श्रृंखला बनाते हुए ऐसे एक दूसरे से जुड़ता जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न क्रमांक 6 तक के उत्तर। इसके बाद आपको जो है हम 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों के उत्तर को अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आपको अगर अगला वीडियो चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।